हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डेटा बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जो डी ब्लॉक से क्वेश्चंस होते हैं डेटा बेस्ड, तो उनको कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जब E0 M2 प्लस M ऐसे जब लिखा होता है इस फॉर्मेट में, तो ये जो पहले ऑब्लिक के पहले ये जो स्पेसेज लिखे हुए होते हैं, ये हमेशा इनको हम लोग कंसिडर करते हैं। ये होते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं। और बाद में जो लिखा हुआ होता है मेटल या कुछ भी ऐसा, तो ये होते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब वो लिखे रहेंगे तो पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखा रहेगा और ऑब्लिक के बाद जो लिखा हुआ है वो रिड्यूस्ड फॉर्म लिखा हुआ है। जैसे इसमें Fe2 प्लस जो है, ये Fe2 प्लस क्या है, ये पहले जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज फॉर्म है यहाँ पे, और Fe जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो Fe यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में दिया हुआ है। वैसे ही Fe2 प्लस ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज फॉर्म, और ये Fe2 प्लस जो है ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। वैसे ही ये Cl जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और ये जो Cl माइनस है ये क्लोरीन का रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये दो चीज़ तो पहले पहचानने की ज़रूरत है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और कौन रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब इसके बाद फिर क्या, इसके बाद एक चीज़ और अब इसमें हमको याद रखना होगा कि जब हम लोग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म पहचान लेंगे तो दो लाइन को और याद रखना है डेटा बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो दो लाइन ये है कि रिड्यूसिंग पावर, ये जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म का देखा जाता है। रिड्यूसिंग पावर कभी भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का नहीं देखते हैं। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडाइज फॉर्म का देखते हैं। तो रिड्यूसिंग पावर रिड्यूस्ड फॉर्म का जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म का रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो रिड्यूसिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सिंपली ऐसे समझेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब रिड्यूसिंग पावर अगर हमारा ज़्यादा है, इट मीन्स कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, ज़्यादा नेगेटिव होगा, कम वैल्यू होगा। उसके बाद एक चीज़ और, एक और पॉइंट याद रखना जरूरी है, स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दो चीज़ याद रखना है। तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और स्टेबिलिटी अगर देख रहे हैं, पावर नहीं देख रहे हैं, स्टेबिलिटी अगर देख रहे हैं कि रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसका रिड्यूस्ड फॉर्म, जो रिड्यूस्ड फॉर्म, वो रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये दो चीज़ अगर हमको याद है ना, तो हम इसका अपोजिट भी ट्रू मानेंगे कि अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म देखना हो तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वैसे ही स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस फॉर्म की जगह पे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म अगर कर दें तो वो डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके जगह पे। तो इसका अपोजिट भी ट्रू है। बस इतना चीज़ याद रख के हम किसी भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इसी का एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ PYQ और कुछ NCERT क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम 18.17। अब इसके बाद फिर इस 18.17 क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, और ये डेटा देकर जैसे पूछा गया है कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ Fe2 प्लस in acid solution as compared to Cr2 प्लस और Mn2 प्लस से कंपेयर करना है Fe2 प्लस के स्टेबिलिटी को, कि Fe2 प्लस जो है Cr2 प्लस और Mn2 प्लस के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है। अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास ये Cr2 प्लस है ना, तो यहाँ पे हमारे पास Cr2 प्लस Mn2 प्लस Fe2 प्लस इधर भी है, और Cr2 प्लस Mn2 प्लस Fe2 प्लस इधर भी है। तो हम किस डेटा का यूज़ करके स्टेबिलिटी बताएं? तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या बताएं, इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। अगर कोई भी चीज़ स्टेबल है तो स्टेबिलिटी अगर वो पूछ रहा है कि इतना तक Fe2 प्लस के फॉर्म में वो स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि और वो फर्दर आगे जाएगा कि नहीं, और वो ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं, मतलब कि Fe2 प्लस Fe3 प्लस बनेगा कि नहीं, Cr2 प्लस Cr3 प्लस बनेगा कि नहीं, कि उसी में स्टेबल है, Mn2 प्लस Mn3 प्लस बनेगा कि नहीं। तो स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो हमको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोनों तरफ आयंस नहीं है, वो तो मेटल का ऑक्सीडाइज फॉर्म है। या ऐसे आप समझो ये कि हम यहाँ पे क्या बताएं कि स्टेबिलिटी ऑफ, अभी एक ट्रिक जो बताया वो ये था कि स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म ही चेक करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म देखा जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो रिड्यूस्ड फॉर्म अगर देखना है तो Fe2 प्लस कहाँ है रिड्यूस्ड फॉर्म में?
यहाँ भी Fe2+ है बट ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, यहाँ पे Fe2+ क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो अगर किसी आयन का स्टेबिलिटी चेक करना होता है और दो तरह का डेटा है तो आपको वो डेटा यूज करना है जिसमें दोनों तरफ आयन हो, वो डेटा यूज नहीं करना है जिसमें एक तरफ मेटल हो और एक तरफ आयन हो। क्योंकि अगर हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं इट मीन्स कि हम ये चेक कर रहे हैं कि और फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं, 2+ से 3+ बनेगा कि नहीं। तो आयन आयन को कंपेयर करना है तो हमको इस साइड के डेटा को यूज करना है। तो स्टेबिलिटी में सिर्फ आयन्स को चेक करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म हम लोग क्या पढ़े हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब हमको कंपेयर करना है Fe2+, इस डेटा का यूज करना है। Fe2+, Mn2+ यहाँ से मिल गया, फिर Cr2+। अब इन तीनों का स्टेबिलिटी हमको कंपेयर करना है। तो जब इन तीनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो ये भी दिमाग में रखना है कि ये तो एरो के ऑब्लिक के बाद लिखा हुआ है ना तीनों, इसका मतलब ये तीनों ये क्या है, ये तीनों का तीनों है रिड्यूस्ड फॉर्म, ये तीनों का तीनों रिड्यूस्ड फॉर्म है। और रिड्यूस्ड फॉर्म के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ये उसके बाद एक कम है और ये सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये तीनों रिड्यूस्ड फॉर्म था, रिड्यूस्ड फॉर्म का स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर रहे थे। तो हमको यही तीनों क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि यही 3 क्वेश्चंस में दिया हुआ था। और कैसे पता चला कि रिड्यूस्ड फॉर्म है ये, तो पहले रिड्यूस्ड फॉर्म पता कर लिया, ऑब्लिक के बाद लिखा हुआ था, और फिर इस ट्रिक का यूज़ करके इसको हम लोग अरेंज कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसमें Mn2+ के लिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, Mn2+। उससे कम कौन होगा, उससे कम हो जाएगा Fe2+, क्योंकि 2+ वाले को कंपेयर कर रहे हैं। और उससे कम कौन हो जाएगा, Cr2+। यानी कि Fe2+ जो है वो Mn2+ से तो कम स्टेबल है, बट ये Fe2+ Cr2+ से ज़्यादा स्टेबल है। तो ये ऐसे लिख देंगे स्टेटमेंट में और ऐसे अरेंज कर देंगे, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं डेटा बेस्ड क्वेश्चन। एक और इसी डेटा के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द ईज विथ विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज, आयरन मीन्स आयरन मेटल, आयरन मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज टू ए सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम और मैग्नीज मेटल। मतलब कौन जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो कौन मेटल है जो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्रोमियम या फिर आयरन या फिर मैग्नीज। तो मेटल हमारे पास इस डेटा में यहाँ पे है, ये मेटल है क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये प्योर मेटल है। तो कौन जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब कि Mn जल्दी ऑक्सीडाइज होगा या Cr जल्दी ऑक्सीडाइज होगा या Fe जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। तो इसमें हम क्या बताए थे कि जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होगा, मतलब कि ये देखना है कि रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा है। जल्दी ऑक्सीडाइज जो अगर ऑक्सीडाइज मेटल जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, विच ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। इसमें पूछ रहा है कौन मेटल जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो मेटल विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा वो क्या होगा, दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा वो क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग पावर किस पे, यानी कि जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या ट्रिक बताए थे कि रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर मतलब कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बताए थे अभी। तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर वो किसका ज़्यादा होता है, रिड्यूसिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही बताया था अभी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे कम किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, तो Mn का, यानी कि रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। अगर रिड्यूसिंग पावर की हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, Mn का। उसके बाद किसका होगा, उसके कम किसका, जितना जिसका कम उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर। उसके बाद फिर कौन, क्रोमियम का, और उससे कम कौन, Fe। सबसे कम यहाँ पे Fe का वैल्यू, सबसे कम नेगेटिव Fe का वैल्यू, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू ये हुआ। तो जिसका वैल्यू सबसे कम होगा, इन्वर्सली होता है ना, तो इसका वैल्यू सबसे कम होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा। तो Mn का सबसे ज़्यादा और Fe का सबसे कम। तो इसमें हमको कंपेयर किसको करना था, आयरन को। तो आयरन जो होगा उसका ऑक्सीडाइज करने का एबिलिटी क्रोमियम और मैग्नीज दोनों से कम होगा। तो इसमें रिड्यूसिंग पावर सबसे कम Fe का होगा। इट मीन्स कि सबसे इजीली कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Mn, उसके बाद क्रोमियम, और आयरन सबसे डिफिकल्टी से ऑक्सीडाइज होगा इन तीनों के कंपैरिजन में। अगर रीजन पूछ दे बाय द वे कभी, तो कॉन्फ़िगरेशन देख के उसका आंसर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख के सब आयरन का। तो यहाँ पे आंसर कर देंगे कि मैग्नीज, Mn एंड Cr will oxidize more easily than Fe as their electrode potential are more negative.
मोर नेगेटिव देन Fe। तो इस तरीके से उसका आंसर करेंगे। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, PYQ है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम Cr2+ और Fe2+ एंड वाई। रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट इन दोनों में कौन सा बढ़िया है, Cr2+ की Fe2+। जो अब एक चीज़ और, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। इट मीन्स को क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। ये सोचना है यहाँ पे, वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर खुद का बढ़ेगा। यानी कि वो Cr2+ है तो Cr3+ बन जाएगा, Fe2+ है तो Fe3+ बन जाएगा। तो हमको कौन सा डेटा यूज़ करना पड़ेगा, 2+ तो ये खुद है और ये ऑक्सीडाइज होगा खुद को, यानी कि 3+ में कन्वर्ट होगा। तो हमको इस डेटा का यूज़ करना होगा, Mn3+, Mn2+, M3+, M2+। मतलब ये Cr3+, Cr2+ है, ये Mn3+, Mn2+ है, ये Fe3+, Fe2+। ऐसे सब के लिए समझेंगे। ये M मतलब ये मेटल है। तो जब यहाँ पे हम डेटा को देखें कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट पावरफुल होता है, तो हम देखेंगे Cr2+, Fe2+। तो यहाँ पे ये देखें, इस डेटा का यूज़ तो करना है हमको, क्योंकि ऑक्सीडाइज करेगा तो 3+ वाले डेटा का ही यूज़ करेंगे। तो ये Mn2+ जो हम यहाँ पे समझेंगे, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ऑब्लिक के बाद लिखा हुआ है कि पहले लिखा हुआ है, बाद में, यानी कि ये क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूस्ड फॉर्म का देखने जा रहे हैं। तो रिड्यूस्ड फॉर्म का रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका सबसे कम होगा वैल्यू, वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा। तो इसमें कौन है, क्रोमियम है और Fe। क्रोमियम के लिए वैल्यू कितना है, -0.41, और आयरन के लिए कितना है, 0.77। इट मीन्स कि क्रोमियम का वैल्यू सबसे कम है और इन दोनों में तो यही कम है। तो जिसका वैल्यू कम उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, मतलब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्रोमियम एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्यों है, इसका मतलब ये हुआ कि Cr2+ इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr नहीं, Cr2+ इज अ बेटर रिड्यूसिंग। क्यों, तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो ये आर्गन 3d4 आता है। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटर, अगर इसको हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज करके सोच लेते हैं, अगर ये ऑक्सीडाइज होता तो क्या बनता, Cr3+ बनता। तो ये आर्गन हो जाता और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d3 हो जाता। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d3 हो गया, ये d3 हो गया, तो इसका मतलब ये T2G3 है। T2G3 मतलब T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो T2G हाफ फील्ड है ये। तो T2G हाफ फील्ड है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्रोमियम जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cr3+ में। तो कौन इसमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, Cr2+। Cr2+ इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज whenever it will oxidize itself to Cr3+, its configuration becomes argon and its configuration becomes argon 3d3, and argon 3d3 is T2G half filled configuration which is extra stable। वो configuration क्या होता है, extra stable होता है CFAC की वजह से। बस इतना अभी लिख देंगे कि T2G हाफ फील्ड जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड मेंशन कर ही रहे हैं इसमें। अब इसके बाद है कि विच इज द मोस्ट स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे लिखना चाहिए एक्चुअली विच मेटल इज मोस्ट स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे स्टेबल है। तो यहाँ पे ये मेटल है और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा मेटल, क्रोमियम, Fe, Mn, Fe, CO, कौन सा +2 में स्टेबल है, किसका +2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो Mn2+ की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि किसका ये M2+ ज़्यादा स्टेबल है। तो M2+ तो ऑब्लिक के पहले लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म किसका सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है वो किसका सबसे ज़्यादा स्टेबल है, M2+ का सबसे ज़्यादा स्टेबल। M2+ किसका ज़्यादा, क्रोमियम का कि मैग्नीज का कि Fe का कि CO का। तो अभी हम देखे थे कि स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे कि स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म को जब अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म कर दें तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म वो क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक याद रखना है, दूसरे को कोरिलेट करना है। अब ऑक्सीडाइज फॉर्म क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि M2+ को ही कंपेयर करना है, 2+ बोल रहा है ये, और 2+ इसमें कौन है, तो ये है 2+। मेटल इसी में ऑक्सीडाइज होगा, विच मेटल इज मोस्ट स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यही सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा। तो ठीक है, तो अब क्या है
कि इन्वर्सली जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होगा वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। तो कौन होगा इसमें सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज? Mn। तो इसका आंसर हो जाएगा Mn। अब क्यों होगा? आंसर तो Mn होगा। तो Mn क्यों? क्योंकि Mn2+ जब बनेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d5। तो आर्गन 3d5 मतलब हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो ये भी स्टेबल है, इसीलिए Mn ऑक्सीडाइज होकर Mn2+ बन जाएगा, क्योंकि उसका Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन d5 होता है, वो मोर स्टेबल होता है। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि बहुत सारा डेटा दे दे और पूछ दे कि ये सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इरेगुलर क्यों है, क्योंकि ये कभी -1.18 है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ गया नेगेटिव में और ज़्यादा, फिर कम हुआ, फिर और नेगेटिव कम हो गया, फिर और नेगेटिव कम हो गया, लास्ट में पॉजिटिव हो गया, तो इतना इरेगुलरिटी क्यों है? इरेगुलरिटी को अगर एक्सप्लेन करना है पूरा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, डिपेंड्स अपॉन, ये मेनली डिपेंड करता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे। ये सिंबल है उसका, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे डिपेंड करता है, ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे डिपेंड करता है, ये हाइड्रेशन इंथैल्पी पे डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का भी, ईपी मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इरेगुलरिटी इसलिए है ना, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में कभी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी घट जाता है, कभी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होने की वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जाता है। तो हमेशा उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी रेगुलर नहीं रहता है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ही रेगुलर नहीं है और उसी पे डिपेंड करता है ईपी, तो इसीलिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इरेगुलर होता है। तो इसका रीजन ये हो जाएगा बिकॉज ऑफ इरेगुलर वेरिएशन ऑफ डेल्टा IH1 डेल्टा IH2। I मतलब आयोनाइजेशन, H मतलब इंथैल्पी हुआ, और 1 और 2 इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पीज, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एंड ये भी इरेगुलर वैरी करता है। एंड डेल्टा AH0 इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी रेगुलर वैरी करता है, उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कभी घटता है, कभी वो भी रेगुलर नहीं होता है मीन्स। तो इस वजह से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी रेगुलर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रीजन हुआ इसका। अब एक क्वेश्चन और है, ये भी एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इस कपल का, इन दोनों का, वो ज़्यादा पॉजिटिव है देन इन दोनों का। तो अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या हुआ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। इसका मतलब यही होता है सीधा सीधा कि रिड्यूस्ड फॉर्म उसका ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अब इसका जो है ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म इसका ज़्यादा स्टेबल है। अब रिड्यूस्ड फॉर्म कौन है? पहले वाला फॉर्म नहीं, बाद वाला फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म। ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म ये है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म ये है। इसका मतलब Mn2+ जो है वो मोर स्टेबल है। कैसे पता चलेगा? कॉन्फ़िगरेशन से इसको पता करते हैं। तो जब Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन कोई लिखेगा तो उसको पता लगेगा कि आर्गन 3d5 होगा ये, और अगर कोई Cr2+ का लिखेगा तो ये हो जाएगा आर्गन 3d4, और कोई अगर Fe2+ का लिखेगा तो ये हो जाएगा आर्गन 3d6। तो इसमें अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसका रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि Mn2+ ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इट इज़ मोर पॉजिटिव बिकॉज Mn2+ इज मोर स्टेबल, और क्यों ज़्यादा स्टेबल है? मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल विच इज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो इस वजह से ये ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका Mn2+ रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, और ये मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसका d ऑर्बिटल हाफ फील्ड, बाकी का नहीं है ऐसा, और इसका हाफ फील्ड इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।